हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर आपको बात करने वाले हैं अपठित काव्यांश हिंदी कक्षा 12वीं के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 2 जो सभी सेटों में किस प्रकार से आने वाले पेपर पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको अगर अपठित काव्यांश समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से अपठित काव्यांश का उत्तर लिखना है, क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी प्रकार के आपके डाउट हो तो कमेंट पर सजेस्ट कीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपकी नीड क्या है। तो सबसे पहले आपको अपठित काव्यांश उत्तर लिखते समय क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न में ये शब्द दिखाई दे रहा है तो उसका अर्थ को समझना है, उसका मतलब क्या होता है। उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि कवि क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आपको आंसर करना पड़ेगा। आशय या तात्पर्य दिया रहेगा तो अर्थ, और इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना होगा कि उस पंक्ति का अर्थ क्या है। फिर आपका शीर्षक, नाम, कविता का एक नाम करना होता है, नाम देना होता है। विलोम शब्द का मतलब पता होगा, उल्टा शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। विशेषण का अर्थ होता है आपका विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। तो आपके कवितांश पर इस तरीके का शब्दावली का यूज होगा जिसको आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले इसको। फिर आपका उत्तर लिखने का आसान तरीका क्या होगा। आपको बहुत कठिन या स्टैंडर्ड हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आसान सा फॉर्मूला अपनाना है। जिनको कुछ नहीं आता प्रश्न का हिस्सा ले और अपना उत्तर लिखे। जैसे पूछा गया प्रश्न में कवि का क्या उद्देश्य है, तो आप ऐसे शुरू करें उन्हें लिखने के लिए। कवि का उद्देश्य है कि आधा लाइन आपने प्रश्न से लिखा, फिर अपनी बातों को लिखे ताकि आपको जो हिंदी का पेपर जो एग्जामिनर होगा वो आपको आसानी से इसको समझ पाएंगे। चिड़िया क्यों दुखी है, तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं, चिड़िया इसलिए दुखी है क्योंकि। अब उसके कारण बता दीजिए। कविता में उत्तर कैसे खोजे, कविता में उत्तर खोजने के लिए आपको क्या करना होगा। प्रश्न में जो मुख्य शब्द जैसे कि नदी है तो उसे कविता में ढूंढे। अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे उसे, तो कविता की पंक्ति में जो का त्यों लिखने के बजाय उसे सरल हिंदी में समझा दे, नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो हमको अब प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से सेट में पूछा गया। ये नवबोध आदर्श उत्तर से लिया गया है। इनके उत्तर को आप नवबोध आदर्श उत्तर से सभी सेटों में देख सकते हैं। यही प्रश्न आपको दिया गया नवबोध के आदर्श सेट पेपर पर, उसको जाकर पढ़िए और आपको यहाँ से इसको समझ लेना है। बाकी सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बड़ी है, निर्मम है वहाँ हवा में उसे अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यह कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हर सुजोर लगाएगी और पिंजड़ा टूट जाने का या खुल जाने पर उड़ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को कुछ शब्दावली का अर्थ पता होना जरूरी है ताकि आपको अर्थ पता होगा कठिन शब्दों का तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे इनको। निर्मम मतलब होता है दयाहीन, कठोर। जिस्म का मतलब जानते हैं शरीर होता है। टोटा का मतलब होता है कभी। बहेलिया का मतलब होता है शिकार। निर्द्वंद का मतलब होता है बिना किसी डर या रोक टोक के। आशंका का मतलब होता है डर या शक होता है। या फिर आपका हर और सु हर तरफ होता है। तो इस तरीके से आपने कुछ कुछ शब्दों का अर्थ जान लिया। आपके जो प्रश्न दिए होंगे
उनके जवाब आपको लिखना है। काव्यांश में रचनाकार का उद्देश्य, तो सबसे पहले बताया कवि क्या कहना चाहता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना होगा। काव्यांश में रचनाकार का उद्देश्य, कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी सबसे बड़ी खुशी है। पिंजरे की सुख सुविधाओं से बेहतर बाहर की आज़ादी है, भले वहाँ मुश्किलें हो। फिर आपको देखो ये समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी आपने पढ़ा, थोड़ा सा शब्दार्थ समझा दिया ताकि आपको ये उत्तर लिखना आसान हो गया। चिड़िया के लिए काम आने वाले किन जल स्रोतों की चर्चा की गई है, तो वहाँ पर हमने देखा है नदी के बारे में बात किया गया, झरना के बारे में बात किया गया, समुद्र के बारे में बात किया गया। तो आप आसानी से इसके उत्तर को ढूंढ लिए। कविता में नदी, झरना और समुद्र के पानी की बात की गई जहाँ से चिड़िया पानी पी सकती है। धरती के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, धरती यानी कि निर्मम यानी कि कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है। बाहरी दुनिया में असुविधाएं होने पर भी चिड़िया पिंजड़े के सुख त्याग क्यों करना चाहती है, तो अब क्यों करना चाहती है आप प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद आपको उत्तर में क्योंकि चिड़िया को गुलामी पसंद नहीं। आपको सबसे पहली बात तो पता है कि चिड़िया को गुलामी पसंद नहीं होता है, उसे खुले आसमान चाहिए, पिंजरे का मालिक और बंद जगह नहीं उन्हें। पिंजरे में बंद चिड़िया को कौन सी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, बंद चिड़िया अपनी मर्जी से उड़ने की आज़ादी नहीं होती। तो आपको छोटी छोटी उत्तर देना है, आपको एक अंक के एक प्रश्न होता है, तो आपको छोटी सरल भाषाओं का प्रयोग करना है, क्लिष्ट हिंदी प्रयोग नहीं करना है आपको। फिर आपका सेट बी पर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष, अटल कुछ चिंता पर उड़ गया अचानक लो, भूधर फड़का अपार वारित के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। गिरी का मतलब हम जानते हैं पहाड़ होता है, मत का मतलब होता है नशा, मस्ती होता है, निर्झर का अर्थ होता है झरना, उर मतलब हृदय या दिल, तरुवर मतलब पेड़, नीरव नभ सन आकाश होता है, अनिमेष बिना पलक झपकाए, वारिद का अर्थ होता है बादल। आपको ऐसे आपको शब्दावली को पहले प्रैक्टिस करना है जब भी आप कर रहे हैं, ताकि आप इन चीज़ों को आप आसानी से पहले समझ पाएंगे अर्थ को, फिर आप उत्तर लिखना आसान हो जाएगा। इस तरीके से पहले शब्दार्थ निकाल लिए। फिर आपको जो प्रश्न दिया गया है उनको समझना है। किन पंखों को फड़काकर पर्वत कहीं उड़ गया, ऐसा लग रहा है पहाड़ बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गया। तो आपको पहले समझ लेना है, अर्थ समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तरुवर कैसे लग रहे, तरुवर का मतलब अब जो का त्यों तो लिख नहीं सकते हैं, तो पेड़ ऐसे लग रहे जैसे वे शांत होकर आकाश को देख रहे हैं और किसी की चिंता में डूबे हुए हैं। विशाल पर्वत का गौरवगान कौन कर रहे, तो कौन कर रहे हैं, झरनों की आवाज ऐसी लग रही है जैसे वे पहाड़ की तारीफ कर रहे हो। अनिमेष, इस शब्द का दो पर्यायवाची, अनिमेष का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा क्या हो सकता है अनिमेष का। आप कमेंट पर सजेस्ट कीजिए किस तरीके से आप इन उत्तर को लिख पाएंगे। तो अनिमेष का मतलब होता है पलक झपकाए देखना, एक टक, तो एक तो आपको समझ में आ गया, एक टक आपको समझ में आया होगा। फिर आपका आया लगातार। फिर आपका सेट सी देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा पूछा गया। इसी तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कवितांश आपके लिए आसान लगने लगेगा और सारे प्रश्न आपको इजी जैसे लगेंगे, सरल लगेंगे बहुत ज़्यादा। एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियाँ ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छा लिया, डालों के बल पर ही चपल चपर रही है, हवाओं के बल पर मचर रही है, लेकिन हम अपने खुले खिले फूले हैं, रंग लिए रस लिए पराग लिए, हमारी यश गंध दूर दूर तक फैली है, भंवरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्काई है।
तो आपको चपल, चपल का मतलब होता है हिलने डुलने वाले, चंचल होता है। यशगंध मतलब होता है प्रसिद्धि की खुशबू। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। बौराए का मतलब होता है मस्ताना, पागल होना। फिर आपका जड़ का मतलब होता है पेड़ का निचला हिस्सा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पहले क्या कहना चाह रहा है। पहले कवितांश को पढ़े, कुछ शब्दों का अर्थ निकाले। अब देखेंगे उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। एक दिन फूलों ने किससे क्या कहा, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपको, किसने किससे कहा। फूलों ने पत्तियों से कहा, तुमने किया ही क्या है, तुम तो बस भीड़ बढ़ाती हो। सेकंड में आपको पूछा गया पत्तियां संख्या के बल पर क्या क्या कार्य करती है, तो ये भी आपको आसान भाषा में समझ में आ गया। पत्तियां सिर्फ डालियों को ढक लेती है और हवा चलने पर हिलती रहती है। फिर आपका अगला है, फूलों को किस बात पर गर्व है, किस बात का उस पर अपने आप को गर्व महसूस होता है। फूलों को घमंड है कि वे सुंदर है क्योंकि उसमें खुशबू है, भंवरे उसके पास जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आता होगा। चपल चपल, खुले खिले, दूर दूर, गुण गाय में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपको व्याकरण का शब्द ज्ञान होना जरूरी है। पहचान, जब एक ही अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो ये याद रखेंगे। च और ख वर्ण यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। फिर आपका अगला है, चौथा सेट की बात करते हैं। यहाँ पर निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर सच्चा प्रेम वही है, जिसकी तृप्त आत्मबलि पर निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो आपने कवितांश पहले पढ़ा, बहुत चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। निर्भय का जानते हैं, बिना डर के होता है। विश्राम स्थल भी जानते हैं, आराम करने का स्थान। संबल का मतलब होता है सहारा। सरिता को जानते हैं, नदी होता है। कातर का मतलब पता नहीं है, दुखी या थका हुआ होता है। काया का जानते शरीर होता है। तृप्ति संतुष्टि होता है। निष्प्राण का मतलब होता है बिना जान के। तो हमने पूरा पहले समझा, कुछ अर्थों को जाना। अर्थों को जानने के बाद अब प्रश्न को देखना है और अपनी भाषा पर लिखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है, तो आपने समझा। कवि कहते हैं कि हमें मौत से डरना नहीं चाहिए क्योंकि मौत के बाद हमें एक नया जीवन मिलता है, किसी न किसी तरीके से हमको नया जीवन मिलता है। चाहे आप मनुष्य रूप में ना हो, किसी और रूप में आपको जीवन प्राप्त होता है। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया, मौत एक आराम करने की जगह है। जैसे हम थकने पर आराम करते हैं वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर थोड़ा आराम करती है और फिर नया शरीर लेती है। फिर है, कवि मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है, नदी जैसे बताया, जैसे नदी में नहाने से थकान दूर होती है वैसे ही मौत के बाद आत्मा तरोताज़ा हो जाती है। और कठिन लगे तो आप सरल करेंगे। सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई और उसे कब निष्प्राण कहा गया, यानी कि बिना प्राण के कहा गया। सच्चा प्यार वही है जिसमें हम बलिदान देने के लिए तैयार रहे, बिना त्याग के प्यार बेजान है। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से पूरा आपको समझाया गया। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस कवितांश वाले भाग में किसी प्रकार की परेशानी हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें आपके कौन से कवितांश बहुत अच्छा लगा और जो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया, ताकि आपके फीडबैक हमारे को और भी मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।